आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लाते रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर है अफवाह। अफवाह का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं के भाव को हम क्या कहेंगे? अफवाह कहेंगे। इसके बीच में क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इनके बीच में। ये देखिए, छोटी छोटी धाराएं मिलकर क्या करती हैं? एक नदी का निर्माण करती हैं और उसके बाद में ये बड़े झील, समुद्र या महासागर के अंदर मिल जाती है। और जब ये जल होता है, प्रवाहित होता है, जब ये जल बड़े जलाशय एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अपवाह द्रोणी क्या होती है? जब भी एक नदी तंत्र का मतलब क्या है? एक नदी के अंदर जो उसकी सहायक नदियां होती हैं वो आकर मिलती है और लास्ट में वो किसी भी महासागर के अंदर या झील के अंदर या मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कह देते हैं। उसके आगे देखते हैं, जैसे कि क्या लिखा है। अब लिखा है कुछ क्षेत्र आकृतियाँ होती हैं, या हम कह सकते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? जैसे पर्वत या उच्च भूमि या फिर कोई भी ऊंचा क्षेत्र। तो ये वह क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद में लिखा गया है इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला जो डायग्राम शो हो रहा है इसके बीच में ये देखिए, ये वाला जो है ऊंचा उठा भाग, ये क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, जल विभाजक कहला गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? इसके बीच में लिखा है भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र है तो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो कौन कौन सी नदियां बनाती है? एक है हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां वो होगी जो कि हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीप की नदियां कौन सी होगी? जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के अंदर निकलती हैं। उनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है? भारत ओपन होने के कारण हिमालय तथा हिमालय ऊंचे क्षेत्र से निकलती है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं इनकी छोटी छोटी हम कह सकते हैं उच्च भूमियां वहां से निकलती है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती है क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी रहता है, इसीलिए इसको बारहमासी नदियां कहते हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर घाटों का निर्माण किया। ये आप देख सकते हैं, घाट जो होता है जो बीच का क्षेत्र होता है, जैसे कि आपको बीच का क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये नदी बह रही है तो ये एक गार्ज का निर्माण करती है। ये जो आकृति बन जाती है वी आकार की आकृति बनती है, या हम कह सकते हैं यू आकार की जो आकृति बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। उसके आगे ये आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, इसके बीच में क्या ये आकृति कहना चाहती है? तो वो देखिए, यहाँ से नदी अब चलना स्टार्ट होती है, तो नदी का स्रोत लिखा है, मतलब कि नदी यहाँ से उत्पन्न होती है या नदी यहाँ से बहती है। उसके बाद में ये नदी का ऊपरी भाग है, फिर ये धीरे धीरे मध्य भाग में आ गई। मध्य भाग से अब ये विसर्प की आकृति बनाती है। विसर्प का मतलब हो गया ऐसा करती या सांप की आकृति। उसके बाद में ये गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील का होता है, आपको बताया था, गोखुर झील होता है जब नदी कुछ इस तरह की शेप बने। ठीक है, इस तरह की शेप बनती है तो नदी गोखुर झील का निर्माण करती है। ये आपके सामने इस तरह की शेप बनी हुई है, इसके बीच का जो पानी रहता है वो गोखुर झील का निर्माण कर देता है। उसके आगे देख सकते हैं, जैसे कि नदी की अवस्थाओं के बारे में बात किया, फिर निचला भाग में आता है, फिर ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण क्यों होता है? जब ये नदियाँ अपने साथ आती हैं तो ये अपने कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ से अपने साथ ले आती है और ये आकर लास्ट में यहाँ पे जमा कर देती है, और ये नदियाँ समुद्र के अंदर चली जाती हैं। ये प्रोसेस होती है इसकी। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके बीच में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। उसके बाद में लिखा है अधिकतर प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है वो क्या होती हैं? मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब होता है मौसम पर आधारित होती है। जब भी वर्षा होगी तभी नदियाँ वहाँ पे पानी रहेगा, नदियों का पानी रहेगा। उसके अलावा लिखा है शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है, मतलब कि जो बड़ी नदी होती है उसका भी छोटी छोटी धारा में वो बदल जाती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है। कम और छिछली इसलिए होती है क्योंकि उसके पास महासागर का एरिया होता है। ठीक है, अरब सागर का एरिया हुआ, बंगाल की खाड़ी हुआ, तो उनको इतनी लंबी दूरी तय नहीं करनी नहीं पड़ती, इसीलिए इनकी लंबाइयाँ कम होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा
बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। अब आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो दिशाएं ये होती है जो वो होती है पश्चिम, और ये जो होती है ये होती है पूर्व। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो ये प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती हैं। इस तरह से यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, और कुछ सीधा इसके बीच में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ हुई नदियों की कहाँ पे वो गिरती है। अब बात करते हैं हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ कैसे निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ क्या है, वो सारी सारी चीज़ें देखेंगे। तो हिमालय की नदियाँ, उसके अंदर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को मुख्य माना गया। ये नदियाँ लंबी हैं, क्यों? क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। फिर क्या होता है? पश्चिम में यह नदी जम्मू कश्मीर में आती है। तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर वहाँ पे एक सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब मैंने बता दिया आपको, यू की आकृति में बनाती है। थैंक यू। यू की आकृति बनाती है, तो इसके बीच में से जब नदी जाती है तो ये आसपास इस तरह की यू की आकृति बन जाती है, ठीक है। ये होगी गार्ज का निर्माण कर देती है। उसके बाद में आगे देख सकते हैं जैसे कि क्या लिखा है, फिर इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ होती हैं। जास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ। जास्कर होगी, नुब्रा होगी, श्योक होगी, हुंजा होगी, ये सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी जो है ये बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। उसके बाद मिलकर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी होगी कौन कौन सी आप देख सकते हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी होगी? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर जाके मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ जाती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। अब ये लास्ट में इधर कराची है, ठीक है। यह आपका हो गया भारत वाला इलाका है। भारत से इधर ये राजस्थान के इधर इस वाले इलाके में पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान से सीधा अरब सागर के अंदर गिर जाती है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा है कि सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से। सिंधु नदी को लंबी माना जाता है क्योंकि 2900 किलोमीटर इसकी कुल है, और भारत के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में कुछ कुछ है, और उसके अलावा जो शेष भाग है वो बचा वो पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद में ये बात की गई है, क्या आप जानते हैं? तो ये आप पढ़ लेना, ये आपको सिंपली पता लग सकता है कि भारत कितना प्रतिशत यूज़ करता है और पाकिस्तान कितने प्रतिशत यूज़ करता है। उसके आगे आता है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र हम पढ़ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र में क्या लिखा है? गंगा की मुख्य धारा भागीरथी होगी, गंगोत्री से निकलती है, फिर अलकनंदा निकलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग से। फिर ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो मिलने के बाद क्या होता है, ये गंगा का निर्माण करती है और हरिद्वार के पास गंगा के पर्वतीय भाग हरिद्वार के अंदर पहुंच जाती है। तो हरिद्वार के अंदर क्या है कि ये पर्वतीय भाग भाग में प्रवेश कर लेती है। उसके बाद में क्या लिखा है, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियाँ। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है और किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और ये जो यमुना नदी है ये गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और बाद में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? ये इलाहाबाद के अंदर मिलती है। उसके अलावा इसकी सहायक नदी है घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय। तो ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ। उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद में जैसे कि ये डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि ये सबसे पहले सिंधु नदी हमने पढ़ी है, उसमें ये व्यास नदी होगी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ। फिर ये गंगा नदी यहाँ से हिमाचल से, ये यमुना होगी इसकी सहायक नदी। आप देख सकते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी। तो ये इसकी सारी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये आके किस में मिल जाती है? गंगा नदी के अंदर मिल जाती हैं। उसके आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। उसके बाद गंगा की लंबाई आपको पता होनी चाहिए 2525 है। So thanks for watching this video, like this video and subscribe my channel. Thank you.